इसका आगाज़ करूँगी। लगारे साहब, इस मामले को, इतना हसास मामला, उस पे इतनी बेहिसी, ख़ास तौर पे जो अमेरिका के हवाले से हम देख रहे हैं कि वो तो जंग बंदी चाह ही नहीं रहा किसी तरीके से भी। एक तो ये कि अमेरिका को किसने कहा है कि वो अमन का नंबरदार है या उसका अमन से कोई ताल्लुक है। एक इंतहाई ऐसी सुपर पावर है जो गैर जिम्मेदार सुपर पावर है। इससे पहले भी सुपर पावर दुनिया में नहीं है। बरतानिया रहा है और हमारे तुर्की रहा है। तुर्की के तुर्कान उस्मान जो रहे हैं वो रहे हैं सुपर पावर, और एक हद तक मुख्तलिफ इलाकों के लिए फ्रांस भी रहा है। लेकिन इंतहाई गैर जिम्मेदार सुपर पावर जो है वो अमेरिका रहा है। अमेरिका ने आलमी अमन में कोई किरदार अदा नहीं किया। उसका एजेंडा ही आलमी अमन की तबाही है। मसला ये है कि ये जब बुश से पूछा गया था कि जनाब आपने बड़ा अच्छा किया था, दूसरी आलमी जंग के बाद आपने जो है वो मार्शल प्लान के ज़रिए मईशतों को मजबूत किया था, तो फ़ौरन चिढ़ गया। उसने कहा नहीं, हमारा काम नहीं था, यह डेमोक्रेट्स का काम था, हम ऐसा काम नहीं करते, हमारी इकनॉमी ही जंग है। जिनकी इकनॉमी ही जंग है तो फिर वो अमन की बात कहाँ से करेंगे और अमन से उनका क्या ताल्लुक होगा। मेरे ख्याल में अमेरिका ने बहुत आग से खेला है और इस वाक़े को 75-76 साल हो रहे हैं और इसराइल खूनरेज़ी कर रहा है, फ़लस्तीनियों का खून बहा रहा है और ये बहुत ही बेरहमाना खूनरेज़ी हुई है जिस मरतबा। अच्छा, ये दिफा का हक़ है, इसको दिफा का हक़ कहेंगे। यानी दिफा का हक़ आपका कहाँ से हो गया? अपने हत्ते शहरियों से आपके दिफा को क्या ख़तरा है? कम सिन बच्चों से आपके दिफा को क्या ख़तरा है? और वो बूढ़ी औरतों से या दोशीनाओं से आपके अमन को क्या ख़तरा है? और उन बूढ़े लोगों से आपके अमन को क्या ख़तरा है? कौन से इसराइल के अमन को ख़तरा है और किस लिए इसराइल जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है कि जनाब हम अपना जो है दिफा का हक़ इस्तेमाल करें। दिफा का हक़ हुआ कहाँ से, कैसे हो गया है? सही। मेरे ख्याल में ये तारीख़ में जब भी सुपर पावर्स की तारीख लिखी जाएगी अमेरिका को एक गैर जिम्मेदार सुपर पावर लिखा जाएगा। ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मामले में, कश्मीर के मामले में और दीगर बहुत से मामलात में उसने आग को भड़काया है, आग को कम नहीं किया है, अमन के लिए कोई बात नहीं किया है और बदअमनी के लिए बात की है। ठीक है असद, आप आईसीजे से इंसाफ की कोई तवक्को रख रहे हैं? उम्मीद है कि वहाँ से कुछ ये मामलात पे कहा जाएगा कि भाई ये जो जंग बंदी है सीज़ फायर होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का एक दबाव भी है वहाँ पर। जी, आईसीजे की तरफ से तो जो ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स है उनका नतीजा तो हमें देखने को मिल ही जाएगा। अमेरिका ज़ाहिर है उनका जो माजी का एक स्टांस था वो उसी के ऊपर एक तरफ से चल रहे हैं और कोई भी शख्स जो है, ये तो चले पूरा मुल्क है जो इजराइल की साइड ले रहा है इसके ऊपर, ये तो बहुत मजम्मत करनी चाहिए इस चीज़ की, नंबर 1। नंबर 2, देखें जी, अमेरिका में इस साल उनका भी एक इलेक्शन है नवंबर के अंदर, और जो इस वक्त दो कैंडिडेट्स जो उनके हैं, डोनाल्ड ट्रंप फ्रंट रनर रिपब्लिकन पार्टी के हैं और जो बाइडेन जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के फ्रंट रनर हैं। और अभी वहाँ पे डिबेट जो है जो छिड़ी हुई है कि आप इन दोनों की अगर सिर्फ एज फैक्टर को एनालाइज कर लें तो वही डिबेट अभी तक ख़त्म नहीं हुई। दूसरा, समझने की ये ज़रूरत है कि हम हमारे मुल्क में तो एक जिक्र करते हैं इस्टेब्लिशमेंट का, एक अमेरिका के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट है और उसका भी एक प्रेशर होता है जो प्रेसिडेंसी के ऊपर ख़ास तौर पर पड़ता है और उसकी ही बेसिस के ऊपर ये सारे इक़दाम जो हैं, ये जो प्रो इजराइल हैं, ये लिए जाते हैं और हमेशा से लिए जा रहे हैं। ये देखें आपके, और अब नज़र हमें ये आ रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। वो प्रेशर आप सोशल मीडिया का कह लें, वो एक्टिविस्ट का कह लें, वो उनके तमाम सेलिब्रिटीज़ का कह लें, वो उनके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन अभी तक वो अपनी पोजीशन से हिले नहीं है। और मैं फिर से इस चीज़ का जिक्र करूँगा कि उनका भी एक इलेक्शन है और उनके इलेक्शन के अंदर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉकिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उनका अपना मुल्क भी जो है इस इशू पर डिवाइडेड है। पाकिस्तान और बाकी दीगर ममालिक जो हैं वो तो एक साइड के ऊपर है, लेकिन उनका मुल्क के अंदर एक डिवीजन है इस टॉपिक के ऊपर और ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की हद तक बहुत हमें क्लोजली देखना पड़ेगा कि दोनों जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं इनके वो किस साइड को लेते हैं। और इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी क्योंकि वो पावर में है, उनका तो बयानिया हमारे सामने है, वो जिस तरह हर चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। आया रिपब्लिकन पार्टी के अंदर इस चीज़ के अंदर कोई बदलाव आएगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन चूंकि उनका इलेक्शन है तो उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो इस वक्त और किसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी। ठीक, एहतशाम साहब आप कैसे देख रहे हैं सारे मामले को?
देखिए, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल ने तीसरी मरतबा अमेरिका ने करारदाद को वीटो किया है, उसको जो उन्होंने तोजीह दिया हमने, वो ये कह रहे हैं कि जी हमने इसलिए वीटो किया है कि हम एक और करारदाद लेके आ रहे हैं जो इससे बेहतर होगी। इन अदर वर्ड्स वो कह रहे हैं कि हम 2 स्टेट की जो बात कर रहे हैं उसको आगे लेके जाएंगे, जिसको इजराइल ने तो रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, देखिए, आयरनी ये है कि यही आदमी अदालतें जो इंसाफ की अदालत है, इससे पहले बावजूद दबाव के वो एक करारदाद मंजूर कर चुकी है कि जी जंग बंदी होनी चाहिए, वो जो नहीं हुई। उसके बाद आप देखते हैं अमेरिका नमक किस तरह जख्मों पे छिड़क रहा है कि एक तरफ कह रहा है कि जी हम चाहते हैं कि खूनखारी ना हो, दूसरी तरफ आप देख लें 3 दिन पहले $20 बिलियन का एक मिलिट्री पैकेज इसराइल के लिए मंजूर किया उन्होंने। वहाँ पे तो लोग जो इसराइल के लिए जी रहे हैं, उनके अदारे भी देख लें, उनका मीडिया भी देख लें। इस सारे मामले में साउथ अफ्रीका देखें, उसने एक गैर मुस्लिम होकर उसने तल्लुकात ख़राब किए, दूसरा ब्राज़ील ने किया है। हमारे 54 ममालिक जो है ना, उन्होंने इस हवाले से कोई कुछ भी नहीं किया कि वो कम अज़ कम वही और कुछ नहीं तो ज़बानी कलामी कोई तकड़ी किस्म की मजम्मत कर दें, वो भी नज़र नहीं आ रही। अब होने से क्या जा रहा है, देखिए अब जिस तरीके से इतने बुरे तरीके से उनकी क्लिनजिंग हो रही है कि अब कहा जा रहा है कि जी अगले साल अगर ये यही जंग रही तो अगले 2-3 महीने में 86,000 नए लोग जो है ना वो मारे जाएंगे वहाँ पे गजा में और बाकी जगहों। डायरेक्टली एक तो आप देख लें कि वहाँ से लोग जा रहे हैं, इसके अलावा इनडायरेक्टली जो भूख अफलास से लोग मर रहे हैं वो अपनी जगह पर एक क्राइसिस है। एक चीज़ जो मुझे सिल्वर लाइनिंग लग रही है कि बावजूद इस बात के कि ट्रंप भी आउट ऑफ द वे जाके उनको सपोर्ट करता है, और आपको याद है कि ट्रंप ने कहा था कि एम्बेसी जो है ना वो यरूशलेम में लेके जाऊंगा, और वो ले गया था बावजूद इस बात के कि वो मकबूजा इलाका है। लेकिन इस हवाले से वो बार बार पिछले दिनों भी मैं देख रहा था इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि मैं ये फ़ौरन जंगों पे एक पैसा खर्च नहीं करूँगा। तो इन सो मनी वर्ड वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम जो सपोर्ट करते हैं बाहर की दुनिया में पैसा खर्च करके लोगों को पालते हैं, नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि यहूदी लॉबी इतनी आमना स्ट्रांग है वहाँ पे, चाहे मीडिया है चाहे इंडस्ट्री है, जो कुछ भी है, आंखें बंद करके उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है। अब रशिया पे भी दबाव बढ़ रहा है, रशिया को तो कॉर्नर अमेरिका ने ऐसा किया यूक्रेन के हवाले से कि पूरे नेटो के ममालिक जो है ना डर गए, और स्वीडन भी मेंबर बन रहा है उसका, नॉर्वे भी बन रहा है, सारे के सारे। तो मेरा ख्याल है अमेरिका की लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो कहा जा रहा था कि जी आलमी जंगों से निकलेंगे और बड़ा किरदार अदा करेंगे, ये 2 स्टेट का किरदार जो अदा हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। अब तो देख रहे हैं कि इजराइल टोटली मुकर रहा है ऐसे कि नई 2 स्टेट वो इसको खत्म ही करेंगे पूरे इलाके को। जी शाह साहब, आप आने वाले दिनों में इसका कोई नतीजा निकलता हुआ, कोई मस्बत नतीजा निकलता हुआ देख रहे हैं इस मामले का? देखिए, अगर तमाम दुनिया बशमूल है अमेरिका, चाहे वो सुपर पावर है या नहीं, और बरतानिया और जितने बाकी हैं, अगर वो फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहे हैं ओपनली, और यूएन के जो है ना वो अम्ब्रेला के नीचे, देखिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और ये तमाम जूइश कम्युनिटी की हम बात नहीं करते, अगर आप देखा जाए गजा को उन्होंने फ्लैट कर दिया, अब रफा तक ये पहुंच गए हैं, बाकी उसके अलावा कारपेट बॉम्बिंग शुरू हो गई है। तो अब आप किसको बचाना चाह रहे हैं? दूसरा देखिए, इंडोर्स किया जा रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त जेनोसाइड कर रही है फलस्तीनियों की और मुसलमानों की। अब देखिए 3 जो सदूर थे, चाहे आप ओबामा को देखें, बिल क्लिंटन को देखें और बुश को देखें, इन तीनों ने पिछले 30 सालों के अंदर 9 से 10 इस्लामी ममालिक के अंदर इन्वेजन की और 60 लाख से ज्यादा लोग मारे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये मुसलमानों का जेनोसाइड है या नहीं। दूसरा देखें, इस वक्त जो खूनी लॉबी है अमेरिका के अंदर या तमाम दुनिया के अंदर, वो इंतहाई इफेक्टिव है। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी असरअंदाज है, वो IMF को भी कंट्रोल करती है, वर्ल्ड बैंक को भी करती है, और यूएन के इदारों को भी करती है। तो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से क्या उम्मीद करेंगे? क्या वो फलस्तीनियों को बचाने के लिए आएगी? देखिए, ओवरऑल एक बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे जो OIC ममालिक हैं या अरब लीग है, वो बिल्कुल नाकाम रही है इस तमाम चीज को इवन कंडेम करने में। और एक और जो अहम चीज है वो ये है एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन हैं। मेरे ख्याल में जो इस वक्त सेहूनी जो ज़ायनिस्ट हैं उनके एक एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है। आज वो गजा और जो फलस्तीनी एरियाज को फ्लैट कर रहे हैं, उसके बाद ये जॉर्डन की तरफ बढ़ेंगे, सीरिया की तरफ बढ़ेंगे, और मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा खतरा होगा अगर इसको ओवरऑल काउंटर नहीं किया जाता। और इम्पोर्टेंट चीज जो है, इस वक्त आप देखें अमेरिका बशमूल उसके इत्तेहादियों के ओपनली सपोर्ट कर रहा है इसराइल के इस एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन को, और साथ साथ जो फलस्तीनियों की जो नस्लकुशी है उसको। तो देखिए, हमें हिस्ट्री के अंदर अब 10 साल बाद 20 साल बाद शायद जितना जुल्म हो रहा है, इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक पूरी नस्ल खत्म की जा रही है। आपने एज वाइज देखे, तमाम बड़े खत्म हो गए, जवान खत्म हो गए, अब एक बच्चों की जिस तरीके से जो कत्लेआम किया जा रहा है, ये एक प्रॉपर प्लान का हिस्सा है। क्योंकि इजराइल और बिल्कुल सही, ऐसे ही आप सही कह रहे हैं। इस वक्त बड़ी दर्दनाक कहानियां हमारे सामने मौजूद हैं, और जो तस्वीर 2 ने अब्सटेन किया है, हम ना बाकी 15 ममालिक साथ थे,
अब देखिए 5 परमानेंट है और 10 जो है ना गैर परमानेंट ममालिक है, उसमें बरतानिया और अमेरिका खिलाफ ने अल्जेरिया का मूव किया हुआ ये था अपना करारदाद, जिसको उठा के फेंक दिया गया। बिल्कुल ठीक है, आप सबका इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आ चुका हुआ है। एहतशाम साहब, नज़ीर लगारी साहब, ज़ाहिर शाह शराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। और जिस तरह से जो हम मामला देख रहे हैं गज़ा में, दिन ब दिन वहाँ पर सिचुएशन जो बदतरीन होती चली जा रही है और उसमें अभी तक कोई हल हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बड़े पैमाने पर नुकसान तो हो चुका है। उसके बाद जो भूख और अफलास के वहाँ पर डेरे हैं, उससे जो अलग से लोग मर रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं, वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो उसके लिए अब हम दुआई कर सकते हैं और जो सोए हुए ज़मीर हैं, अल्लाह करे वो भी जाग जाएं और इस मामले का कोई हल निकल आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।